नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 30 दिसंबर, यानी कि आज और कल 2 दिन अब शेष बचे हैं आपकी इस वर्ष यानी कि 2025 के, और नूतन वर्ष में आप प्रवेश करने वाले हैं। हालांकि यह भारतीय नववर्ष तो नहीं होता, लेकिन हाँ, वैश्विक स्तर पर चूंकि नववर्ष 1 जनवरी ही होता है, तो ऐसे में आप नूतन वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। और नए वर्ष, नूतन वर्ष में प्रवेश करने से पहले कुछ प्रतिज्ञाएं, कुछ जो है प्रण, कुछ जो है व्रत आपको करने होंगे अपनी सफलता के लिए। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि इस वर्ष के जाते जाते आप अपनी डायरी में हर उस चीज को नोट कर लीजिए जिसमें आपने कमी रखी है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या कुछ अन्य कर रहा हो। ठीक है, यानी कि नए वर्ष में आपको उन कमियों पर काम करते हुए सुधारना है और 2026 आपकी सफलताओं का हो, ऐसा विचार अभी आपके अपने मन में रखना है। तो मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं नववर्ष की। और आइए सीधे आज की सेशन को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि कल हमने प्रश्न क्या पूछा था आपसे और क्या आपने उत्तर दिया था। और बाकी कोई भी चीज होगी तो आप लोग मुझे आराम से कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। नंबर 1, कल हमने आपसे पूछा था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो भी कहते हैं, ने LVM-3M6 मिशन का सफल प्रक्षेपण किस तिथि को किया है। मैंने आपसे कहा था कि ये दरअसल क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट से है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कि ये क्या है। आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। सभी लोगों को मेरी तरफ से नए वर्ष पर एक चॉकलेट 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क फ्री। ठीक है, चलिए आइए, आज का पहला टॉपिक है पहले राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस। ये अभी चर्चाओं में रहा, यानी कि हाल ही में 26 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान भारत के पहले राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस, ठीक है, नेशनल वेपन डेटाबेस का क्या किया है, अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जो है सम्मेलन रहा है अपने आप पे, और उसमें कई सारी चीजें जो है की गई हैं। क्या क्या चीजें, हाँ, ये हम इसको देखते हैं एक बार। इस डेटाबेस को दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेट एजेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, NIA बोलते हैं इसको। और अलग से भी आप एग्जाम में NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेट एजेंसी के बारे में जो है आपसे पूछता है प्रश्न। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। अगर आप PCS UPSC तैयारी करते होंगे तो पेपर 3rd में जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी का जो सेक्शन है उसमें आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। दरअसल इस डेटाबेस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA द्वारा विकसित किया गया है। अब यही सीधा फैक्ट आप एग्जाम में पूछ लेगा कि दरअसल ये जो आपका है, किसको किसने विकसित किया, आप कहेंगे NIA ने। ठीक है, दरअसल यह लॉन्च सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और संगठित अपराध 360 डिग्री प्रहार की रणनीति का हिस्सा है। अपने आप में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। और मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि विगत कई वर्षों में सरकार ने रक्षा जो है एजेंसीज को लेकर के, डिफेंस सेक्टर को लेकर के लगातार कई सारे काम किए हैं, और उन सारे वेपन्स के निर्माण पर भी काम किया गया है, जो कि हमारे क्या है, स्वदेशी रूप से, यानी कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को हमने अपने डिफेंस सेक्टर में क्या क्या बड़ी मजबूती के साथ उतारा है। हाल फिलहाल में कई सारे उपग्रह इस प्रकार के रहे हैं जो कि हमने क्या किया है, अपने अनुसार जो है उसको उस पर काम किया। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है ना, चलिए। इसके अतिरिक्त इसी समय में एक संगठित अपराध नेटवर्क का डेटाबेस भी क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसमें एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है कि यह डेटाबेस नागरिकों के शस्त्र लाइसेंस, ठीक है, के लिए नहीं है। भी किसके लिए है, ये जो बनाया गया है बेसिकली ये क्या है, ये विशेष रूप से उन सरकारी वेपन्स या सरकारी हथियारों पर केंद्रित है जो सुरक्षा बलों, जिसमें कि खासकर CAPF से लूटे गए, चोरी हुए या कहीं से भी बरामद किए गए हैं। इसका उद्देश्य आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अवैध हथियारों को क्या करना है, ट्रैक करना है। आप जानते होंगे कि भारत जैसे देश में अवैध हथियार का एक बड़ा जखीरा अक्सर आपको देखने को मिलता होगा, जिसमें अलग अलग प्रकार के वेपन्स आपको देखने को मिलते होंगे। ऐसे में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि सरकार इन पर रोक लगाए, और इसी के लिए दरअसल इसको शुरू किया गया है। यानी कि इसे औपचारिक रूप से लॉस्ट, लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म के डेटाबेस के नाम दिया गया है इसको। यह सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अर्धसैनिक बलों के लिए एक साझा मंच जो है, सेंट्रलाइज जो है, एक सेंटर के रूप में कार्य करेगा, जिससे हथियारों के स्रोत और आवाजाही का पता लगाने में क्या होगी, मदद मिलेगी। भाई कहां कहां से वेपन्स जो है आ रहे हैं और किस प्रकार से इसमें सेल आदि हो रही है। अवैध हथियार, ठीक है, और अवैध तस्करी, अपने आप में अवैध शराब का वो जो है,
ये सब चीजें बहुत कॉमन है आजकल भारत में, इस पर सरकार लगातार कार्य कर रही है। ठीक है, अवैध हथियारों पर सरकार जम के काम कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे बहुत प्रकार के जो है टेररिज्म या नक्सलवाद या अन्य प्रकार की गतिविधियां आपको देखने को मिलती हैं। राइट, चलिए तो अब इसी पर प्रश्न आपके सामने आ जाएगा कि आप बताइए प्रश्न इसका क्या होगा एग्जैक्टली आंसर। हाल ही में दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है और इसे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 के दौरान लॉन्च किया गया है। ठीक बात है। अच्छा, आप लोग क्या काम करिए, 2 कॉपी बना लीजिए। मैंने कई बार आपसे कहा है एक कॉपी हो जहां पर मैं आपको होमवर्क देता हूं, जैसे कि पहले नहीं मिलता था आपको HW होमवर्क, तो मैं टास्क आपको देता हूं कि आज ये मैंने पढ़ाया है, तो ऐसे में आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो आप उसको रेडी कीजिएगा। दूसरा, पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको क्या देता हूं, मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न देता हूं, एसए के लिए टॉपिक देता हूं, तो वो सब मैटर भी आप क्या करिएगा, रेडी करते हैं। तो 2 कॉपी आपको बना के चलनी है ब्लैंक पेपर वाली। राइट, चलिए दूसरी बात, अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिए कि आप 15 डेज मैक्सिमम 15 डेज आप देखिए मेरा वीडियो, आपको एक अलग प्रकार की एक प्रोडक्टिविटी आपके अंदर नजर आएगी और आपके अंदर एक बहुत सकारात्मकता नजर आएगी। हां, आपको करंट के साथ में जीएस के बड़े सेगमेंट की आपकी प्रिपरेशन हैंड टू हैंड हो रही है। राइट, चलिए दूसरा कथन क्या है इसका, दूसरा कथन है इस डेटाबेस का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से नागरिकों को जारी किए गए सभी शस्त्र लाइसेंसों का एक एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड बनाना है। दूसरा, या खोए लूटे बरामद किए गए आग्नेयास्त्रों का एक केंद्रीकृत भंडार है जिसका उपयोग सुरक्षा बल और कानून प्रवर्तन एजेंसियां कर सकती हैं। अब मुझे बताओ इसमें से क्या होगा। मुझे लगता है आप कहोगे 1 और 3, या कहोगे आप जो है 1 और 2 कहोगे। 1 और 3 कह सकते हो और 1 और 2 कह सकते हो, जो मुझे लगता है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन होगा, बताइए जल्दी से। अभी जस्ट आपने थ्योरी पढ़ी है, उसके बिहाफ पे आप इसका राइट आंसर मुझे बताने का कष्ट करें प्लीज आप लोग, ठीक है। और नींद से जाग जाइए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है ना। चलिए खैर, कई बार जाने अनजाने हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, नहीं, इसलिए उन गलतियों पर काम कीजिए। कई बार लोग आपको गलत समझ लेते हैं किसी बात की वजह से, तो इन सब बातों पे ध्यान दिया करिए आप लोग, है ना। चलिए क्या हो जाएगा इसका, तो देखो ये हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3, जैसा कि मैंने आपसे कहा था 2 वाला नहीं होगा, है ना। ये नागरिकों के लिए नहीं ना, ये नहीं है, बस सिंपल सी बात है, 1 और 3 हो जाएगा एग्जैक्टली राइट आंसर, ठीक है, ये नहीं होगा। चलो ये सीएपीएफ आदि के लिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तियान शान सोंगली सुरंग, ये अभी चर्चाओं में रही है, चीन के द्वारा बनाई गई ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। हालांकि इसके अलावा भी नॉर्वे की भी शायद एक सुरंग है, लेकिन वो सामान्य सुरंग है और ये चीन की एक अलग प्रकार की है सुरंग है, नेशनल हाईवे टाइप की है और इसमें बहुत बड़े स्तर का ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह इसमें है। तो चीन ने दरअसल क्या किया है, ठीक है माफ कीजिएगा, चीन ने 26 दिसंबर 2025 को सिनजियांग, क्या सिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में तियानशान सोंगली सुरंग, ठीक है, को यातायात के लिए खोल दिया है। और इस सुरंग की कुल लंबाई जो कि आपको याद रखनी 22.13 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपको कुल लंबाई इसकी याद रखनी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसकी है ये, चीन की, यानी कि चाइना की है, ठीक है। दूसरा, इसे आधिकारिक तौर पर, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे टनल के रूप में इसको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि इसी प्रकार की एक जो है सुरंग नॉर्वे में है, उसकी लंबाई 24.5 किलोमीटर अप्रॉक्स है, लेकिन ये क्या है, चूंकि ये एक्सप्रेसवे टनल है, तो ये अपने आप में एक्सप्रेसवे टनल की बात करेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी टनल है। हालांकि वैसे तो सबसे बड़ी टनल ये है अपने आप में, लेकिन अगर ये सामान जनरल सुरंग है, लेकिन ये क्या एक्सप्रेसवे टनल है अपने आप में, इसलिए क्या हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वही बात यहां पे क्या है लिखी गई है। और हाई स्पीड के ट्रांसपोर्टेशन को आप इसमें रन करा सकते हैं, ठीक है। यह सुरंग तियानशान पर्वतमाला को पार करती है। आपके एग्जाम में यही प्रश्न भी पूछ सकता है कि दरअसल ये जो चीन के द्वारा तियानशान जो ये सुरंग बनाई गई है किस पर्वत को पार करती है। तो अब आप इसी पर्वत का नाम रखिएगा, इसी के नाम पर इस सुरंग का टनल का नाम रखा गया तियानशान, ठीक है, याद रखिएगा। तियानशान पर्वत श्रृंखला सिनजियांग, क्या सिनजियांग के मध्य में स्थित है और इसे उत्तरी और दक्षिणी सिनजियांग में सॉरी सिनजियांग में इसको क्या करती है, विभाजित करती है, माफ कीजिएगा। यह सुरंग G0711
उरुमुकी यूली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इसके खुलने से पहाड़ी रास्तों से जो यात्रा पहले 7 घंटे लेती थी, दरअसल अब वह सुरंग के माध्यम से केवल 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। जिस डिस्टेंस को आप 7 आवर में कंप्लीट करते थे, अब ओनली 20 मिनट में पार करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेस वे बनने के अपने एक अलग फायदे होते हैं। एक बड़ा फायदा होता है, सबसे बड़ी बात यह है, आपकी कार की स्पीड अच्छी रहती है, माइलेज अच्छा रहता है, इकोनॉमिकली आप ठीक ठाक रहते हैं, एवरेज अच्छा देता है। दूसरा, इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो इसमें खास बात यह होगी कि एक्सीडेंट वगैरह बहुत कम होते हैं। जैसे मैं अपने घर की अगर बात करूं, लखनऊ टू बहराइच की बात करता हूं तो सिंगल लेन है, हालांकि 4 या 6 लेन पास हो चुका है। यूपी का पहला डिजिटल हाईवे पास हो चुका है लखनऊ टू बहराइच, मतलब बाराबंकी टू बहराइच बेसिकली। लेकिन क्या है कि सिंगल हाईवे है और आप उस पे निकल जाइएगा तो आए दिन आपको एक्सीडेंट मिलेगा। यह एक बहुत खराब बात होती है। एक तो टाइम लगता है, तेल लगता है, गाड़ी खराब होती है और एक्सीडेंट होने का बड़ा खतरा रहता है। इसलिए एक्सप्रेस वे बनना बहुत आवश्यक हो जाता है। हालांकि एक्सप्रेस वे पर भी एक्सीडेंट होते हैं लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक खास बात है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए, कनेक्टिविटी किसके मध्य होती है? यह उरुमुकी, ठीक है, और कोरला के बीच की कनेक्टिविटी को क्या करती है? सुदृढ़ यानी कि मजबूत करती है। तो ये आपके लिए जरूरी था प्रश्न। चलिए बताइए अब, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आपके सामने आ गया। ध्यान दीजिएगा कि आजकल कथन कर्ण वाले प्रश्न खूब बनते हैं। यूजीसी नेट वगैरह में भी इस प्रकार के प्रश्न खूब आते हैं। आप लोग फिर भौचक्के हो जाते हैं, कहते हैं अरे सर कैसे कैसे पूछ लिया प्रश्न। कथन कर्ण या कूट के फॉर्म वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अहम है। ठीक है, चलिए, हाल ही में चीन के सिंजियांग क्षेत्र में खोली गई तियानशान सेंगली सुरंग के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, 22.13 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, यह सुरंग कुनकुलन पर्वतमाला को पार करती है जो उत्तरी और दक्षिणी सिंजियांग को भौगोलिक रूप से विभाजित करती है। ठीक है, यह G0711 उरुमुकी यूली एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यात्रा के समय को 7 घंटे से घटा करके 20 मिनट करता है। अब आप बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जल्दी बताइए। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप लोग करते नहीं करते आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ये नहीं सही है। कुनकुलन पर्वतमाला है क्या? नहीं भाई साहब, कुनकुलन नहीं है। ठीक है, कौन सी पर्वतमाला है ये? अभी तो हमने आपको बताया था, मैंने कहा था इसी के बिहाफ पे आपको ये प्रश्न याद रखना है। ठीक है, तो बताइए मुझे क्या है। मैंने कुनकुन यहां पे लिखा हुआ है, तो क्या नाम है? इसी प्रश्न में ही इसी का उत्तर छिपा हुआ है। आप बता पाए तो मुझे कमेंट कीजिए कि सर प्रश्न नंबर 2 का इसमें उत्तर ये वाला होगा। देखते हैं कितना आप जो है आपका आईक्यू लेवल अच्छा है। ठीक है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। आइए, विशालकाय सर्प जीवाश्म वासुकी एडिकस की अभी हाल ही में खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक जीवाश्म की पहचान की जिसका नाम वासुकी एडिकस रखा गया है। ये कुछ जो है आपके अजगर जैसा होता है, शाकाहारी होता है और अपने शिकार को, एक लंबाई इसकी अच्छी खासी होती है, लगभग 30-35 फीट की इसकी लंबाई होती है और अपने शिकार को ये अपने में क्या करता है? लपेट, जैसे अजगर नहीं लपेट लेता अपने शिकार को, ठीक उसी प्रकार से ये अपने शिकार को, अपने दुश्मन को अपने में लपेट लेता है अपने आप पे। ठीक है, तो अभी इसी का जीवाश्म जो है पाया गया हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, इस जीवाश्म की खोज IIT रुड़की के जो रिसर्चर्स हैं प्रोफेसर सुनील वाजपेयी ने गुजरात के कच्छ जिले में स्थित पांध्रो लिग्नाइट खदान जो है से की थी और शोधकर्ताओं ने 27 कशेरुकी वर्टिब्रेट्स का विश्लेषण किया। अच्छा ये बताओ कि ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी किसे कहते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग शायद 7th 8th क्लास से इसको पढ़ते होंगे, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। ठीक है, इसको अगर आपने जियोलॉजी वगैरह से अगर आपने BSc आदि किया होगा तो आपको पता होगा। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड क्या होता है ये सब बताइए। कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणियों में कौन आता है? इसका एग्जाम्पल भी मुझे बताइएगा आप लोग, और इस एग्जाम्पल के साथ साथ में क्या होते हैं ये भी मुझे बताइएगा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, ओके। एंड मैं आपसे इस प्रश्न का उत्तर देने की मैं आपकी इच्छा करता हूं आपसे, ठीक है। चलिए, वासुकी जो ये एडिकस है मैटसोइडे परिवार से संबंधित है, ठीक है, जो गोंडवाना भूभाग के सांपों का एक विलुप्त समूह है। यह लगभग 47 मिलियन वर्ष पूर्व मध्य इयोसीन काल के दौरान अस्तित्व में था। उस समय पृथ्वी का तापमान आज की तुलना में अधिक था। वासुकी एडिकस विषैला नहीं था, यह आधुनिक अजगर और एनाकोंडा की तरह एक कॉन्ट्रस्ट्रक्टर था, अपने आप में शाकाहारी था अपने आप, ठीक है। अपने शिकार को जकड़ करके और दबा करके मारता था।
इसकी अनुमानित लंबाई 11 से 15 मीटर अप्रोक्सीमेटली 36 टू 49 फीट थी। इसे कोलंबिया के टाइटोनोबोवा की समकक्ष बनाती है इसे। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार के जीव जंतुओं के जीवाश्म आदि खोजे जाते हैं या कोई नए प्रकार के स्पीसीज आदि अगर खोजी जाती है तो डेफिनेटली वो आपके एग्जाम में आती है। जैसे तितलियों पर खूब प्रश्न बनता है, आजकल नए नए प्रकार की तितलियां और मधुमक्खियों पर प्रश्न खूब बनते हैं। अगर आप पीसीएस के या आरओ के विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों पर नजर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर क्या होता है, कई प्रकार के ऐसे टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। राइट, चलिए अब बताइए प्रश्न आप लोग इसी पर क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर। गुजरात में हाल ही में चर्चा में रहे विशालकाय सर्प जीवाश्म वास्की एडिकस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ जिले की पांद्रो लिग्नाइट खदान से इनके जीवाश्मों की खोज की है। ठीक है, यह विलुप्त मैट्सोइडे परिवार से संबंधित है और मध्य इयोसीन काल, ठीक है, लगभग 47 मिलियन वर्ष पूर्व के दौरान जीवित था। ठीक है, अपने विशालकाय आकार के कारण वास्की एडिकस एक अत्यधिक विषैला सर्प था जो शिकार को मारने के लिए न्यूरोटॉक्सिन का उपयोग करता था। जरा बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हमने इसको बताया है। प्लीज गिव मी योर आंसर्स नाउ फास्ट। बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा इसका उत्तर। समय को अपने कहीं पर जाया मत कीजिए आप लोग। मैं बार बार कहता हूं, अक्सर जब आप किसी पर विश्वास करते हैं और ठीक है तो कई बार आपका विश्वास टूट जाता है आपकी छोटी सी गलती की वजह से, विश्वास की वजह से। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए, छोटी सी गलती, छोटी सी मिस्टेक कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। राइट, इसलिए ज्यादा ध्यान कहीं ना देकर के एग्जाम पर दिया करिए आप लोग। ठीक है, वही बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आप अच्छे हैं तो आप बेकार हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, एनीवेज ये नहीं होगा बॉस, ये तो शाकाहारी था ना, विशाला नहीं था अपने आप में। ठीक है, तो बस विशाला नहीं है साहब, तो ये ग्राउंड हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, यानी कि 1 और 2। तो 1 और 2 कहां पर है विकल्पों में से, ए वाले ऑप्शन में है, बस ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे। चलिए भाई साहब आगे। ठीक है, बिल्कुल। सोमालीलैंड अभी चर्चाओं में यहां भी रहा है अपने आप में, सोमालीलैंड। और ये क्या है भाई साहब, ये दरअसल एक कंट्री है सोमालीलैंड। और इस सोमालीलैंड को बेसिकली क्या हुआ है, अभी हाल ही में इजराइल एक ऐसा देश बन गया है जिसने सोमालीलैंड को क्या किया है, एक स्वतंत्र और जो है संप्रभु राष्ट्र के रूप में इसको घोषित कर दिया है। हालांकि इसका विरोध आज भी हुआ है, लेकिन चूंकि ये जो है 1991 में स्वतंत्रता इसने प्राप्त कर लिया था, आई थिंक सोमालिया से शायद, आई थिंक। तो अभी ये क्या है अपने आप में, ये जो है अपने आप में क्या एक संयुक्त जो है एक संप्रभु राष्ट्र बन गया है। और संयुक्त राष्ट्र का पहला ऐसा देश है इजराइल जिसने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में जो है क्या कहते हैं घोषित किया है। अच्छा, संप्रभु से एक बात मुझे याद आ गई। संप्रभु जो शब्द है ना, संप्रभु, क्या मीनिंग होता है संप्रभु का? संप्रभु, अरे भाई साहब, संप्रभु का मतलब क्या होता है बताओ? संप्रभु का मतलब क्या होता है बताइए मुझे आप लोग। ये आपके एग्जाम में ना कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संप्रभु, क्या होता है? कौन बताएगा मुझे संप्रभु क्या होता है? एनसीईआरटी में आपने बखूबी इसको पढ़ा होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु। ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं कई बार पूछ ली जाती हैं। अब हक्का बक्का रहते हो, दुनियादारी वाली बातें पढ़ते हो, लेकिन इसको छोड़ देते हो आप लोग। संप्रभु राष्ट्र किसे कहते हैं? भारत एक क्या संप्रभु राष्ट्र है? भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य और संप्रभु राष्ट्र की संख्या क्यों दी गई है? जरा इसका कमेंट मुझे बताइएगा करके। ठीक है, चलिए। तो सोमालीलैंड को इजराइल एक ऐसा देश है जिसने इसको जो है ये मान्यता दे दी है। और दरअसल सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, और लेकिन अब तक जो है इसे किसी भी देश ने औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी कि यू आर फ्री ऑफ कंट्री, है ना। अब फिलहाल इजराइल ने ऐसा कर दिया है। इजराइल ने सोमालीलैंड को जो यह मान्यता दी है, इसके पीछे कई सारे भौगोलिक और सामरिक कारण है। ठीक है, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है दरअसल इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही अहम है। ऐसे में इजराइल का सोमालीलैंड को संप्रभु राष्ट्र घोषित करना अपने आप में इजराइल के हितों को साधने का कार्य करता है। राइट, तो आप इसे देख सकते होंगे। देखिए, यह है आपका सोमालीलैंड अपने आप में। ठीक है, ये खास बात है। इधर आपको इथियोपिया पड़ जाएगा, आपका इधर
सुदूर आपको इंडियन ओशन मिल जाएगा अपना। ये है सोमालिया। इसी सोमालिया से फ्री होकर के सोमालीलैंड बना था अपने यहाँ पे, ठीक है। और इसी को भी हाल ही में इजराइल ने क्या किया है, संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित किया। तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, देखिए, ठीक है। गल्फ आप इधर ये है अपना, ये सब सारी कंट्री इधर इसकी दिखाई देती है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में 2-4 फैक्ट अलग से भी पढ़ लीजिए सोमालीलैंड के बारे में, ठीक है। चलिए, और अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर साइन वगैरह किया गया है, ठीक। चलिए, वर्चुअली मीटिंग में किया गया है। और जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सोमालीलैंड के राष्ट्रपति कौन है, अब्दुर रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही, ठीक है, इनके मध्य में जो है यह हस्ताक्षर किया गया है। तो आप एग्जाम में सोमालीलैंड के राष्ट्रपति का नाम पूछ सकता है एग्जाम, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है कि इनका नाम क्या है, ठीक है। चलिए, यह भी प्रश्न आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, और सबसे बड़ी बात है कि जो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू है, इन्होंने कहा कि यह दरअसल अब्राहम समझौते के जैसा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि व्हाट इज अब्राहम समझौता, ये क्या है। ये बहुत आवश्यक है और ये मैं आपको देता हूं होमवर्क कि आपको इसको क्या करना है, रेडी करना है। क्या होता है ये अब्राहम समझौता, क्या है बताइए। अंतरराष्ट्रीय संबंधों वाले टॉपिक में पूछा जाता है और अभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए और अपने नेट पे डालिए। फालतू चीजें जो आप लोग सर्च करते हैं उसकी जगह पर इसको सर्च करना है आपको कि अब्राहम समझौता क्या था, ठीक है। प्लीज मुझे इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, बाकी एक पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब बताइए आप लोग इसी पर प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर। सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के इजराइल के हालिया निर्णय के संदर्भ में इनके कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इजराइल आधिकारिक तौर पर सोमालिया गणराज्य को एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने वाला संयुक्त राष्ट्र का पहला सदस्य देश बन गया है, ठीक है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या होती है, संयुक्त राष्ट्र क्या होता है, कौन कौन से इसके अलग अलग भाग हैं, यह भी बड़ा पूछा था एग्जाम में। तो लगे हाथ क्या कीजिएगा आप लोग कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप लोग क्या करिए, पढ़ लीजिएगा। यह भी क्या है आपका टास्क है, ठीक है। दूसरा नंबर टास्क क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, यूएन के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। यह भी आपको एग्जाम के लिए कई बार पूछा आता है। संयुक्त राष्ट्र, मैंने कई बार आपसे कहा है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में प्रश्न पूछा आता है, चाहे WHO हो, IMF हो, WTO हो, ठीक है। इन सभी संगठनों के नाम, इनका हेडक्वार्टर, इनके अध्यक्ष और इनकी स्थापना वर्ष, और हाल फिलहाल में अगर इनके द्वारा कोई बड़ा आयोजन आदि किया गया हो तो वह भी आपके प्रश्न एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है। तो इनको याद कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ जो भी राष्ट्रीय संगठन होते हैं आपके, वह भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपका टास्क नंबर 2, इसको नोट करते चलिएगा। लेक्चर के बाद में क्या करिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग प्लीज, ठीक है। अगर आप ये काम करते चलेंगे, एक बड़े स्तर की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो दूसरा कथन हो गया आपका। तीसरा कथन क्या है इसमें से, तीसरा कथन है आपका, अच्छा दूसरा है भी, इस ऐतिहासिक घोषणा पर तेल अवयव में आयोजित एक भौतिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सोमालीलैंड के राष्ट्रपति ने भाग लिया। थर्ड है, इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस कदम को अब्राहम समझौते की भावना के अनुरूप बताया है और सोमालीलैंड ने इन समझौतों में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक है, बढ़िया बात है। तो अब क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली, ये फिजिकली तो नहीं हुआ है ना, अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ, तो मुझे लगता है कि यह सेकंड ऑप्शन जो आपका क्या है, रॉन्ग है। सेकंड कथन फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए। आपकी अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए या डी होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, बताइए। एक बार पढ़ लो आप लोग अच्छे से, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं। देखो ये सब प्रश्न जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कई बार, तो लेकिन जब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। बताओ, एक अगर आप लाइफ में कभी हताश वगैरह हो गए हैं तो एक मेरे चैनल पर HRD इस पर एक मैंने शॉर्ट्स बनाया था परसों नरसों, संभवतः 11-12 के अप्रॉक्स उसका व्यूज हो चुका है। आप लोग उसको देखिएगा कि अगर लाइफ में आप परेशान हैं, बहुत हताश हैं, तो आपको क्या काम करना है। मैंने उसमें यही कहा था कि जब भी आपको लगे कि आप परेशान हैं, तो परेशानी में मैंने क्या कहा था शॉर्ट में, यही कहा था कि आप जो है किसी ऐसे कंधे की तलाश करते हैं जिसको आपको तलाश है, ठीक है। और अगर वो कंधा नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह क्या है कि आपको भी इंतजार करना पड़ सकता है, और ऐसे में आपको शरण किसके जाना चाहिए, अपने ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, ठीक है। आप ईश्वर की शरण में हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई दुख नहीं होगा। तो अक्सर मैं एक ही बात कहता हूं कि जो है भगवान जो होते हैं, ईश्वर अल्लाह जो भी होते हैं, वो हर कण में वास करते हैं ना, ये बात ध्यान रखिएगा।
जिसको तू ढूंढता है वो सदा तेरे पास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है ना। फूलों में जो सुवास है, ईख में मिठास है ना। लाइन बड़ी अच्छी है कि फूलों में जो सुवास है, ठीक है, मतलब जो उसकी मधुरिमा है, उसकी जो मिठास है, फूलों में जो सुवास है, ईख में जो मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, और आनंद स्रोत बह रहा है फिर क्यों उदास है ना। सब कुछ आनंदमय है आपके जीवन में, दुख नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, है ना। कई बार हम दुखी होते हैं, कई बार हमारे निर्णय हमसे गलत हो जाते हैं, कई बार हमारी छोटा सा गलती हम पर भारी हो जाती है, कई बार रिश्ता लोग तोड़ देते हैं यूं ही, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि दुख जब भी आए आपको तो हमेशा अपने ईश्वर को याद कीजिएगा, डेफिनेटली आप अच्छे रहेंगे, है ना। चलिए तो इसमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि सी वाला ही होगा, बिकॉज ऑफ ये जो है क्या है, ये फिजिकली नहीं हुआ था, तो ये दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड इज राइट आंसर, ठीक है। तो सी इज द राइट करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26, ये भी चर्चाओं में रहा है। 26 दिसंबर 2025 को स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने बेंगलुरु में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली ने दिल्ली के लिए खेलते हुए गुजरात के खिलाफ 61 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली। इस पारी के साथ उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट, जिसमें वनडे और घरेलू 50 ओवर मैच शामिल हैं, में दुनिया का सर्वाधिक बल्लेबाजी और औसत हासिल कर लिया है अपने यहाँ पे। ये रिकॉर्ड इनके नाम आ गया है, ठीक है। इस पारी के बाद कोहली का लिस्ट ए औसत 57.87 हो गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज माइकल वेवन के 57.86 के रिकॉर्ड को मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया है, जो दशकों से शीर्ष पर था, ठीक है। तो ये एक खास बात है। इसी टूर्नामेंट के पहले मैच में दरअसल कोहली ने 16,000 लिस्ट ए रन का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने यह उपलब्धि केवल 330 पारियों में हासिल की है, जबकि सचिन तेंदुलकर ने इसके लिए 391 पारियां ली थी। इस प्रकार वह सबसे तेज 16,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिकेट के शौकीन होंगे तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए, बिकॉज आई डोंट लाइक क्रिकेट, इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। सबसे घटिया खेल मुझे क्रिकेट लगता है। क्रिकेट प्रेमी आप होंगे तो आपको मेरे पे गुस्सा आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूं, लेकिन क्या कीजिएगा, क्रिकेट मुझे बिल्कुल पसंद खेलनी है। टाइम, पैसा और इसमें जुआ बहुत चलता है आजकल। देश को बर्बाद करने में क्रिकेट और मूवी का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। तर्क वितर्क करना होगा तो कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट में कुछ मत बोलिएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी, क्रिकेट प्रेमी सब घर में होते हैं, और अगर कह दो क्रिकेट खराब है तो गुस्सा बड़ा तेज आता होगा आपको, नहीं, लेकिन क्रिकेट बहुत टाइम वेस्ट करता है, पता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। दुख इस बात का भी होता है मुझे, क्रिकेट के इक्विवेलेंट और गेम्स को हम नहीं रख पाते। ये बहुत बड़ी देश की विडंबना है। हॉकी कर लीजिए, बैडमिंटन कर लीजिए, कबड्डी कर लीजिए, खो खो कर लीजिए, हम नहीं कर पाते। इतना ब्लैक मनी है इस क्रिकेट में कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सारे गोरख धंधे इसी में होते हैं भाई साहब, बहुत गजब के, ठीक है। लेकिन आपको तो चस्का चाहिए क्रिकेट का, क्या कीजिएगा। विराट कोहली 2 रुपये आपको देने नहीं आएंगे, लेकिन बर्बाद कर दो किस समय अपना 10 घंटे देखकर क्रिकेट, क्या कीजिएगा। फिर बाद में कहोगे क्रिकेट खेलोगे तो भी नहीं खेल पाओगे, है ना, क्या कीजिएगा। फिर कहोगे इससे देश का नाम होता है, उसके पीछे कितनी बर्बादी होती, कभी आपने ये नहीं सोचा होगा। सोचिएगा कभी बैठ करके ध्यान से। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में विराट कोहली द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक रिकॉर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे तुरंत ऑन स्पॉट। चलिए बताइए, पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आंसर आप इसका। अच्छा, एक बात आप लोग बताओ कि जो मैं क्वेश्चन के अंत में एक प्रश्न मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए मेंस का, तो अगर आप यूपीएससी पीसी तैयारी कर रहे होंगे तो क्या आप उन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं घर पे कि बस ऐਵੇਂ ही छोड़ देते हैं। मतलब मेरी मेहनत जाया तो नहीं जाती है ना, कि मैं एक प्रश्न देता हूं आपको, उसका मैं अगले दिन आपको उत्तर देता हूं। भाई साहब मेहनत लगती है, कर लिया करिए, ठीक है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जाता है ना, वो बहुत अहम है आर्टिकल एग्जाम का। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, प्लीज फास्ट रिप्लाई कीजिएगा। अच्छा, आज प्रश्न मैंने कम थोड़े से दिए हैं, माफ कीजिएगा, तो क्योंकि अभी मैं घर से आ रहा था और फिर उसके बाद तुरंत मैंने क्लास ले लिया है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी, यानी कि तीनों कथन आपके सही हैं, डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, नए आयकर अधिनियम 2025, ये अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है, अधिसूचित कर दिया गया है। और नया जो आयकर अधिनियम है, ठीक है, ये बेसिकली जो है अगर आप देखेंगे तो ये 1 अप्रैल 2026 जो नया वित्त वर्ष आपका लगेगा उसमें जो है क्या हो जाएगा, ये इफेक्टिव यानी कि प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। और
पुराना और जटिल हो चुका जो आयकर अधिनियम है 1961 को पूरी तरीके से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। यानी कि पुराना जो आयकर अधिनियम 1961 है, 1961 है, इसी को रिप्लेस करेगा। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि भाई जो नया आयकर अधिनियम पारित हुआ है वो निम्नलिखित में से किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? आप कहेंगे जो है आयकर अधिनियम 1961 को क्या करेगा, प्रतिस्थापित, यानी कि रिप्लेस करेगा। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना होता है। ठीक है, चलिए इसका मसौदा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी की एक आंतरिक समिति द्वारा 6 महीने की व्यापक समीक्षा के बाद तैयार किया गया था। ठीक है, यह अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता है। इसमें पुरानी और अप्रचलित धाराओं को हटा दिया गया है। जहां 1961 के अधिनियम में लगभग 298 धाराएं, वहीं नए अधिनियम में इसे संक्षिप्त कर दिया गया, यानी कम कर दिया गया, ताकि सामान्य करदाता इसे आसानी से समझ सकें और जो मुकदमेबाजी जो होती है, जो लिटिगेशन आदि होते हैं, वो कम हो सके। नए अधिनियम में पूंजीगत लाभ यानी कि कैपिटल गेन्स व्यवस्था को भी सरल बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा टीडीएस के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है, जिससे अनुपालन बोझ कम होगा। यह अधिनियम बजट 2024-25 में घोषित व्यापक समीक्षा का क्या है, रिजल्ट है, यानी कि परिणाम है अपने आप पे। तो नया आयकर अधिनियम आप एग्जाम में प्रश्न बन सकता है यहां से। चलिए बताइए, संसद द्वारा हाल ही में पारित और अधिसूचित नए आयकर अधिनियम 2025 यानी कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नया नंबर 1 पॉइंट, यह नया अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा। ठीक है, और यह 64 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। ठीक है, बिल्कुल। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य कानून को संरक्षित करना है, जिसके तहत धाराओं की संख्या को घटा करके मौजूदा अधिनियम की तुलना में आधे से भी कम कर दिया गया है। ठीक है, इसमें पूंजीगत लाभ कर कैपिटल गेन्स टैक्स की संरचना को सुव्यवस्थित किया गया है और टीडीएस की दरों को विभिन्न श्रेणियों को कम करके उन्हें सरल बनाया गया। अब बताओ क्या हो जाएगा। जितने भी इस प्रकार के अधिनियम आदि पारित होते तो उससे डेफिनेटली प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इनको इग्नोर कतई नहीं मत कीजिएगा आप लोग। इन सब चीजों को आप लोग, जो मैंने कई बार आपसे कहा कि पीआरएस की जो वेबसाइट है, पीआरएस इंडिया, इस पर आप विजिट कीजिएगा। पीआरएस ये आपके लिए क्या है, अच्छी वेबसाइट है, इस पर आप काम कीजिएगा। पीआरएस, ठीक है। चलिए, तो डी इज द राइट आंसर, तीनों क्वेश्चन इसमें सही हैं। ठीक है, बस चलिए अब आपके लिए प्रश्न आएगा, ओजोन परत जो होती है, जो ओजोन लेयर होती है, वो कहां पाई जाती है भाई साहब? तो ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर, एंड बाह्य मंडल मतलब एक्सोस्फीयर। किस परत में, किस लेयर में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर बहुत आवश्यक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप एग्जाम में है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को भी क्या करिएगा आप लोग, रेडी कर लीजिएगा। यह भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो टास्क नंबर 3 में आपको देता हूं आज, लगे हाथ। ठीक है, और इसी पर मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी है आपका। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना, ये आपके लिए टॉपिक है। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना, इसको क्या करना है आपको, रेडी करना है एनी हाउ। ठीक है, ये क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए वायुमंडल की संरचना को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये प्रश्न ही मैंने मुख्य परीक्षा दे दिया, आप इसको आराम से चाहें तो आप इसको 125 वर्ड्स में लिख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी कर रहे होंगे तो 150 में लिख लीजिएगा बस। ठीक है, तो इसको बढ़िया सा, अच्छा सा इमेज बनाकर, फिगर बना करके बढ़िया अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। राइट, चलिए इसके अलावा डिकोड एग्जाम पर अभी ऑफर चल रहा है 31 तक, आप जानते होंगे, नए साल पर। तो आप चाहे तो पीसीएस का हमारा बैच ले सकते हैं, फाउंडेशन बैच है। इसमें प्री प्लस मेंस इंटरव्यू की तैयारी आपकी, टेस्ट सीरीज आपकी, प्री प्लस मेंस की, पीवाईक्यूज आपके सारे ये सब चीजें डिटेल्स में आपको इसमें कराई जाएंगी। तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, बहुत बेहतर बैच है। इसी से आपका बीओ की तैयारी, आर 2026 की तैयारी, ये सारी प्रिपरेशन आपकी इसी से हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्स में आपको लेक्चर्स कराए गए हैं। राइट, चलिए इसके लिए आप 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, या ऑफिस के जो भी अदर नंबर है आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। अब अलग अलग कोर्सेज पे हमारे अलग अलग ऑफर भी है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। जैसे कि आरओ 2026 का जो बैच है, अभ्युदय बैच के नाम से फाउंडेशन कोर्स है, इसकी फीस 7,000 रुपए है। और इसमें अगर आप कूपन कोड लगाएंगे, जब आप डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन पर जाएंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे, तो पे नाउ पर क्लिक करने पर ही आपके सामने कूपन कोड का ऑप्शन आएगा।
कूपन कोड में आप क्या करिएगा, डिकोड 2000 फिल कर दीजिएगा तो आपकी फीस 5000 हो जाएगी। आरओ एआरओ मेंस 2023 का जो फीस है 4500 है, कूपन कोड लगाइएगा, मेंस 1000 फीस होगी 3500। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ की वैकेंसी, इसका प्राइस है 6000, कूपन कोड लगाइएगा बीओ 2000, इसकी फीस होगी 4000। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी हमारे कोर्स लिखे सबकी और सबका नाम, उनकी जो अभी प्रेजेंट टाइम में फीस है वो, कूपन कोड के बाद कितना फीस हो जाएगी, ये सभी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। तो आप चाहें तो अभी न्यू ईयर का फायदा उठा करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबरों पर आप जिस भी कोर्स को लेना होगा उन कोर्स का नाम लिख करके दिए गए नंबरों पर आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर सीधे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉल अगर बाद में ना पिक हो तो दुखी मत होइएगा, कॉल बैक आपको जरूर आएगी। राइट, चलिए, बाकी मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ, अगर मेरी किसी बात से किसी को कुछ भी बुरा कभी लगता है, कोई बात मेरी जो आपको असहज लगती हो, आप डेफिनेटली मुझे कॉल मैसेज करके बता सकते हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार की बात कुछ लगे आप निसंकोच होकर के मुझसे कह सकते हैं। मैं आपका अपना हूं और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डिकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।